Hi, good morning, students. Today we start Muslim law. Muslim law is a personal law. What is a personal law? That is the first thing which we must understand. Because we must understand that there are basically two types of laws: personal laws and territorial laws. Territorial laws are those laws which belong to a territory. Personal laws deal with a certain group of people, laws governing a certain group of people. How will I define? If I was to define a personal law, how would I define it? Personal law can be defined as a law which applies to a certain class or group of people or a particular person based on religion, faith, or culture. And what is a territorial law? It is one which applies to all persons residing in a certain territory. How did personal laws emerge? If we see the development of mankind, the earliest known mankind to us is the Paleolithic man, the Stone Age man. Stone Age के अंदर मैन का जो राइट था वो था might is right. There were no rights. Whoever was mighty उसका राइट था, जिसको हम कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस. Over a period of time, Paleolithic age changed to Mesolithic and Mesolithic changed to Neolithic. Lithic basically means pertaining to stone age. Neolithic age के साथ साथ एक सिविलाइजेशन शुरू हो जाती है. सिविलाइजेशन, जैसे कि मैं सीपीसी में आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, सिविलाइजेशन का बेस वर्ड होता है सिविल. तो जहां एक दूसरे के राइट्स आप पहचानने शुरू करते हो और एक दूसरे के राइट्स आप रिस्पेक्ट करने शुरू करते हो. राइट्स कौन डिटरमिन करेगा? लॉ. बट हमारी वो जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी उसमें कोई इस तरह का पार्लियामेंट थोड़ा ना होता था. तो उस टाइम पे नेचुरली जो उनके एक्सेप्टेड लोग होते थे उन लोगों को का जो वर्ड होता था वो लॉ बनता था. इसीलिए अब बीच में आ जाता है हमारा रिलीजन. इसलिए शुरुआत ही हमारी सोसाइटी की रिलीजन के साथ साथ आ जाती है. हम हिंदू लॉ देख लें, काफी हमारा जो पुराना हिंदू लॉ था वो नेचर पे बेस्ड था. Hindu law is one of the oldest laws, Rig Veda being the oldest known book. However, as time progressed, इंसान का रैशनल बढ़ता गया, रैशनलिज्म बढ़ता गया, और नेचुरली जो बाद में रिलीजन्स आते गए उनका बेस जो था वो ज्यादा डेमोक्रेटिक था और ज्यादा आई विल से रैशनल था. हिंदुइज्म के रिएक्शंस आते हैं हमारे पास, पर वो हिंदुइज्म के ही पार्ट्स हैं. चाहे वो सिखिज्म है, चाहे बुद्धिज्म है, चाहे वो जैनिज्म है, वो हिंदुइज्म का ही पार्ट है. बेस वही है, कॉमन स्टॉक वही था, उसमें चेंजेस आते गए. वो चेंजेस टू रिमूव द डेड वुड विच हैड गैदर्ड अराउंड द एंशिएंट हिंदू लॉ, उसके रिवोल्ट्स के तरह से ये आ गए. However, in the world, बहुत सारी मैंने बोला कि सिविलाइजेशंस आ गई. अगर हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की बात करें जो नोन है हमें, वो है इंडस वैली. इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ देयर वाज अ मेसोपोटामिया में
there was another civilization, Sumerian civilization. ये almost contemporary है. जो ये इधर की थी, यानी कि most of them belonging to the Middle East, अरेबिया. वहां पे जो अब सिविलाइजेशंस बनी, वो कायदे से, आई विल से, एक अनलाइक द हिंदू लॉ एंड हिंदू इथॉस, जो एक बड़ा एक इंटीग्रेटेड था. जो अरेबिया का ज्योग्राफी है, सी ज्योग्राफी डिटर्मिन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो जो अरेबिया का ज्योग्राफी था कि सारा डेजर्ट है, अनलाइक इंडिया जहां पे पानी था, तो इसीलिए पानी की और अच्छी सॉइल की वजह से हमारा सिविलाइजेशन जो था वो एक अलग तरह का सिविलाइजेशन बन गया. लोग टिक के रहने लग पड़े. द रीजन बीइंग दैट एग्रीकल्चर बिकेम द मेन स्टे. इसलिए आज भी इंडिया का एग्रीकल्चर ही प्राइम मूविंग फोर्स है. बट ऐसी चीज हम अरेबिया के लिए नहीं कह सकते थे. द रीजन बीइंग दैट अरेबिया बीइंग डेजर्ट एरिया, तो वहां के जो लोग थे वो यहां ट्रेडर थे. और ट्रेड भी किस चीज का करेंगे? खजूर या जो डेजर्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं. और अगर उनको ट्रेडिंग नहीं है तो फिर वो रेडर बन गए. दैट इज वाई अरेबिया का जो एंशियंट कल्चर था, दे वर आइदर ट्रेडर्स और रेडर्स. या तो वो लूटपाट करके खाते थे, और इसीलिए अरेबिया में बहुत सारे ट्राइब्स आ गए. हर ट्राइब का अलग एक अपना सिस्टम. थे सारे अरब्स, बट अरब्स के अंदर वी हैड लॉट ऑफ व्हाट वी कैन से ट्राइब्स. हर ट्राइब एक अलग भगवान को मानता है, टोटेम्स को मानता है, आइडल्स को मानता है, अलग लॉज हैं. तो एक बिखरी हुई सोसाइटी थी. इट वॉज नॉट व्हाट आई विल कॉल अ होमोजेनस सिविलाइजेशन. अनलाइक हिंदुइज्म, which now gave birth to a homogeneous society. अरेबियन सोसाइटी जो थी वो एक होमोजेनस इंटीग्रेटेड सोसाइटी नहीं थी. क्यों? क्योंकि टिक के नहीं बैठते थे, टिक के बैठ नहीं सकते थे. बिकॉज डेजर्ट रेतीला इलाका है, एग्रीकल्चर है नहीं. एक मेन सिविलाइजेशन जो हम कहते हैं कि टिक के बैठ गए, उसका बेस क्या होता है? एग्रीकल्चर. लोग वहीं पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं और वहीं रह रहे हैं, और जन्मों जन्मों तक वहीं सारे उनके बच्चे भी आगे लेते जाएंगे. यही बैकग्राउंड बनता है हिंदू लॉ में कोपार्सनरी का. बट यहां नहीं है, क्योंकि जमीन जो है उसकी वैल्यू नहीं है. यहां पे जो जमीन है वो रहने के लिए है, या ज्यादा क्या है, छोटा मोटा जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए. रिलीजन जो होता है वो बेसिकली एक कोहेसिव फोर्स होता है. इट्स अ कोहेसिव फोर्स. रिलीजन, जैसे कि मैंने बोला, पहले हिंदुइज्म आया और फिर बाद में हिंदुइज्म के रिवोल्ट्स के रूप में वेरियस ऑफशूट्स आए. बट एक कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिंदू इथॉस भी और रिलीजन्स आए. उन रिलीजन्स की अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट एरियाज में आए, इसलिए उनका जो था इथॉस बिल्कुल डिफरेंट था. क्रिश्चियनिटी आया, उससे पहले जुडाइज्म आया, जूज का लॉ, फिर क्रिश्चियनिटी आया जीसस के बाद. पारसीज का अपना लॉ आया, ज़ोरास्ट्रिज्म. चाइना में कन्फ्यूशियनिज्म आया.
दिस इज द रीजन वाई आज के दिन में जब हम हिंदू की डेफिनेशन देते हैं हिंदू लॉ में या कहीं भी, तो हम एक नेगेटिव डेफिनेशन देते हैं कि हिंदू वो है जो मुस्लिम, पारसी, जू, क्रिश्चियन नहीं है। वो हम जब आएंगे हिंदू लॉ में तो डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बात करें पर्सनल लॉस की। एक रिलीजन को अगर एक्सेप्ट करना है तो हर रिलीजन को एक्सेप्ट करना, अगर करवाना है अपने आप को, अगर रिलीजन एक्सेप्ट नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ता, वो अपनी मौत खुद मर जाता है। तो अगर एक रिलीजन को हमने एक्सेप्ट कराना है, ये उसके अंदर एक ऐसा डर होना चाहिए कि सुपरनैचुरल का। इसलिए सारे हमारे जो रिलीजन्स हैं, क्योंकि हम इंसान इंसान से नहीं डरता है। एक टाइम पे हिटलर बहुत बड़ा आदमी था, दुनिया पे एक टाइम पे राज करने का उसका सपना था, पर हम आज के दिन में कोई भी नहीं कहेंगे कि हिटलर हमसे बहुत बड़ा आदमी था। इंसान इंसान से नहीं दबता है कभी। इंसान हमेशा सुपरनैचुरल से डरता है और दबता है और एक्सेप्ट करता है कि वो मेरा मास्टर है। दिस इज द रीजन वाई कि हम कोई भी रिलीजन ले लें, उसमें सुपरनैचुरल पार्ट है। और अगर कोई रिलीजन, जैसा कि फॉर एग्जांपल हम क्रिश्चियनिटी ले लें या मुस्लिम, अब इस्लाम में आ रहे हैं हम, अगर उनमें कोई इंसान इन्वॉल्व थे तो वो बेसिकली इंसान नहीं थे, वो सीधा गॉड के नुमाइंदे थे, वो सीधा भगवान के ही स्वरूप थे। एंड दैट इज द रीजन वो भी हमारे भगवान बन गए। रिलीजन, एज ए सेड, अगर उसको रिलीजन की तरह एक्सेप्ट होना है, इट लेज डाउन इट्स डूज एंड डोंट्स। और क्योंकि ये सीधा भगवान दे रहे हैं, मे बी थ्रू सम पर्सन, इसलिए दीज आर गॉस्पेल ट्रुथ्स, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये भगवान की आवाज है और भगवान की आवाज तो हमेशा इंसान की आवाज से ऊपर होती है। दिस इज द रीजन वाई रिलीजन था, है और रहेगा। चाहे कार्ल मार्क्स ने कहा है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, कम्युनिस्ट कुछ भी कहें, पर रिलीजन का बोलबाला तो उतना ही है जितना जब वो शुरू हुआ था। उसका रीजन है कि हम ये सब मान के चलते हैं कि हमारे ऊपर एक सुपरनैचुरल है जिसको हमने किसी ने देखा नहीं है, जो हमारे रैशनल से परे है। पर इतनी चीजें हमारी लाइफ में, इतना सारा कुछ होता है जो बिल्कुल भी हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। हमारी लाइफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलती है कि जी बस ये है तो ऐसा ही हो रहा है। हर रोज जिंदगी में टर्न आते हैं, और क्योंकि टर्न्स आते हैं और ऐसे बिल्कुल यू टर्न्स भी आ जाते हैं, इसलिए इंसान हमेशा डरता है कि भगवान के हाथ में है। दिस इज द रीजन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिलीजन्स। चाहे आज का दिन ले लो या आज से 500 साल पहले ले लो, रिलीजन को अब नेचुरली एक्सेप्ट होने के लिए, जैसा कि मैंने बोला, उसके डूज एंड डोंट्स होते हैं। वो डूज एंड डोंट्स आपके स्क्रिप्चर्स में लिखे जाते हैं। चाहे हम होली बाइबल ले लें, चाहे हम होली कुरान ले लें, या हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को ले लें, या भगवत गीता को ले लें, कोई भी ले लें, all these scriptures basically are codes of conducts.
These codes of conducts lay down the entire code of conduct of a human being, right from his birth to his death to his everyday duties. हिंदू लॉ जो है वो सबसे अलग क्यों है? हिंदू लॉ बिलीव करता है कि देयर इज रीबर्थ. हिंदुइज्म बिलीव करता है कि देयर इज रीबर्थ. रीबर्थ की वजह से पाप और पुण्य, डूज एंड डोंट्स, द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट्स, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स. हर रिलीजन में रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स इनबिल्ट होते हैं. पनिशमेंट्स के बहुत सारे तरीके हैं. इस जन्म में तो हमें लगता है कि नहीं है. हिंदुइज्म मानता है कि अगला जन्म होता है, तो अगले जन्म में आप इस जन्म के मिसडीड्स को पे करोगे. इस्लाम और क्रिश्चियनिटी मानता है कि आप सबको हम अभी दफना रहे हैं, वो आपको तभी दफनाते हैं, जलाते नहीं है, क्योंकि एक दिन डे ऑफ रिसरेक्शन आएगा. इस्लाम में उसको कहते हैं कयामत का दिन आएगा, जिस दिन सब अपने ग्रेव से निकलेंगे और फिर जो आपका कंसर्न्ड गॉड है, चाहे अल्लाह है, चाहे जीसस, व्हाटएवर, वो आपका लेखा जोखा लेंगे. Your balance sheet will be made, and as per that balance sheet you will be allocated to either hell or heaven. Hell की जो पिक्चर है वो बहुत ही घासली एंड डेडली है. हेल का पिक्चर है वही जो हम कहते हैं, कढ़ाई में तेल में तल रहे हैं और बर्निंग हेल्स हैं, बर्निंग फायर्स हैं, वगैरह वगैरह. हेवन जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है. So if you want to go to जन्नत, you have to do good deeds. क्योंकि जब आपकी बैलेंस शीट बनेगी और अगर आपको जन्नत में जाना है तो आपको आपके गुड डीड्स चाहिए. अगर आपके बैड डीड ज्यादा हैं तो फिर आप जहन्नुम में जाओगे. क्रिश्चियनिटी में आ जाए तो हेल में जाओगे या हेवन में जाओगे. हिंदुइज्म में कोई बर्निंग फायर्स वाला हेल नहीं है, स्पेसिफिक प्लेस नहीं है. हेल हमारे अगले जन्म में आ जाता है कि जब जो हमने बैड डीड्स किए हैं वो अगले जन्म में हमें उतारने पड़ेंगे और उनका लेखा जोखा होगा. कहने का मतलब यह है कि हर रिलीजन ने अपना पूरा सिस्टम रखा है. दिस होल सिस्टम इज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स. अब क्योंकि एक ही चीज सबको फॉलो करनी है, एवरीबडी मस्ट फॉलो. कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करना है. वी हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कॉन्डक्ट. That is the reason why a common code of conduct has been laid down in the form of what we call the conducts which over a period have become usages and then over times immemorial have become customs. ये हमारे जो रिलीजियस कस्टम्स थे, वो कस्टम्स इतने साल से चल रहे हैं कि वो कस्टम्स हैव टेकन द फोर्स ऑफ लॉ. ये कस्टम्स पहले भी अनरिटन लॉ थे. कोई भी हम दे लें, अनरिटन लॉज थे हमारे. 10 कमांडमेंट्स ले लो क्रिश्चियनिटी की, दाउ शैल्ट एंड दाउ शैल्ट नॉट.
हिंदुइज्म का ले लो, कोड ऑफ कस्टम, पूरा कस्टमरी लॉ है। तो हिंदुइज्म तो है ही मोस्टली कस्टमरी लॉ। कस्टम्स कैसे बने? वो हैबिट्स जो रिलीजन ने कहीं अच्छी हैं, वो हैबिट्स क्योंकि रिलीजन ने कहीं, और वो सोसाइटी को सर्व कर रही थी, तो वो हैबिट्स स्लोली बिकेम व्हाट वी कॉल यूजेजेस। एक्सेप्टेबिलिटी थी, सोसाइटी की एक्सेप्टेबिलिटी भी थी, और प्लस देयर वाज आल्सो, हम कहेंगे, पूरा सैंक्शन ऑफ रिलीजन था। उसको तोड़ने का मतलब था कि आप सुपर नेचुरल से लॉगर हेड्स पे जा रहे हो, यू आर गोइंग एट लॉगर हेड्स विद द सुपर नेचुरल, एंड नो earthly being ever dares to be at loggerheads with the supernatural. This is the reason why these usages kept on being practiced so well that they became customs. And these customs were not only accepted by the society, these customs were enforced by the society. These laws, these customs which took on the force of law, did not need any policing. The society would enforce. ये जो कस्टम्स थे जिन्होंने लॉ का रूप ले लिया था, उनको, और जो एक रिलीजन के लोगों को डील कर रहे थे, उनको हम कहते हैं पर्सनल लॉज। दे आर कॉल्ड पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न डे। अब पर्सनल लॉ तो मैंने जैसा कि बोला रिलीजन में से एमनेट हुए, and over a period of time they were accepted, or rather forced to be accepted. They were also holding, सबसे बड़ा फायदा क्या था इन कस्टम्स का? एक सोशल ऑर्डर दे दिया इन्होंने, और सोशल ऑर्डर ऐसा कि पुलिस को आके उसको लागू करने की जरूरत नहीं थी, सोसाइटी ही लागू करती थी, क्योंकि डर था सुपरनैचुरल का। इसीलिए जब हम आज के दिन में आते हैं, मॉडर्न लॉज में आते हैं, पर्सनल लॉज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, नॉट बी स्टैंडिंग द फैक्ट कि ये पर्सनल लॉज सेंचुरीज ओल्ड हैं, पर ये पर्सनल लॉज कोई ना कोई एफिकेसी, दे वर एफिकेशियस at that point of time, and they continue to be efficacious, and they have continued to be efficacious during the passage of many centuries, and most of them are efficacious even today, and that is the reason why they are accepted as law. Even if not accepted by the parliament, they are accepted as law by the people. And that is why personal laws always are more acceptable laws. They don't have to be forced down your throat. Public उसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करती है। क्वेश्चन ये उठता है कि आज के दिन में, हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आज के दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, विच इज द मदर ऑफ ऑल लॉस, और यहां प्रॉब्लम आती है। क्या एक 21वीं सदी का लॉ एक इतने पुराने आर्केक ट्रेडिशनल लॉज को एक्सेप्ट करेगा?
क्या वो पर्सनल लॉज जो कस्टमरी लॉज हैं, क्या हम उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो एक्सेप्ट करेगा कि कस्टमरी लॉ इज लॉ? इसका आंसर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलता है. When I go to Article 13, Clause 3, the definition of law is given in the Constitution. It says, laws includes any custom or usage having the force of law. तो सबसे पहला पॉइंट ये आ गया कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पर्सनल लॉज की वैलिडिटी को एक्सेप्ट करता है. और जैसा कि मैंने बोला, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में सारे कस्टम्स एंड यूजेजेस जिनका फोर्स ऑफ लॉ है, आज भी है, आज भी जिनका एक लॉ की औकात रखते हैं, वो लॉ है. So it is accepted by so personal laws are accepted by our constitution as laws. Also, when I go to Article 372, वहां पे भी the question came कि सारे लॉज जो हमने रिपील कर दिए वो तो कर दिए. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या पर्सनल लॉज आर ओवररिडन? क्या ये जो नया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है आज के दिन में, जो कमेंस हुआ है 26 जनवरी 1950 को, क्या वो पर्सनल लॉज ऑटोमेटिकली रिपील हो गए? क्या वो कस्टमरी लॉज जो पुराने थे वो रिपील माने जाएं? क्योंकि क्या रिपील हुआ है और क्या नहीं हुआ, यह सब्जेक्ट मैटर है आर्टिकल 372 का. और इस कंटेक्स्ट में आई वुड लाइक टू रीड द बॉम्बे हाई कोर्ट्स डिसीजन, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. लाइक टू रीड द एग्जैक्ट लाइंस फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट 1992. ये डिसीजन है इन रेफरेंस अमीना. इन रेफरेंस केस है ये, रेफरेंस केसेस जो रेफर किए जाते हैं फॉर एक्सपर्ट ओपिनियंस. इन रेफरेंस अमीना, AMINA, अमीना, 1992 बॉम्बे. आई लाइक टू रीड द एग्जैक्ट लाइंस. द एक्सप्रेशन ऑल लॉज इन फोर्स includes not only the enactments of the Indian legislative but also the common law of the land which was being administered by the courts in India. तो कौन से लॉज प्रोटेक्ट हो गए, ये बता रहा है हमें. ये हमें आर्टिकल 372 बताता है. दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द पर्सनल लॉज, not only the personal laws, the Hindu and Mohammedan laws, but also the rules of English common law, for example, the law of torts, as well as customary laws, the rules of interpretation of statutes. So Article 372 has not repealed any personal law. 372 की मैं पहली लाइन सिर्फ पढ़ना चाहूंगा. ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा रहा यहां, वो पढ़ाऊंगा मैं बाद में आऊंगा. तो notwithstanding the repeal by this constitution of the enactments referred to in Article 395, but subject to other provisions of this constitution, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution shall continue in force until altered, repealed or amended by a competent legislature. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमने आर्टिकल 372 में पढ़ी है. तो आर्टिकल 372 कहता है कि जितने लॉज इन फोर्स थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ,
वो सारे के सारे लॉज प्रोटेक्टेड हैं अनलेस कि उनको रिपील कर दिया गया हो या उनको अमेंड कर दिया जाए या उनको ऑल्टर कर दिया जाए। और उस कंटेक्स्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये चीज बहुत क्लियरली कही कि लॉज इन फोर्स का मतलब क्या है, सारे वो इनैक्टमेंट्स सिर्फ इंडियन लेजिस्लेचर के नहीं, पूरे वर्ल्ड के सारे कस्टमरी लॉज, सारे पर्सनल लॉज, यहां तक कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स, वो सब प्रोटेक्टेड है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था हमारे लिए, क्योंकि नेचुरल है। एक चीज हमें खास ख्याल रखनी है, जो हमारे पर्सनल लॉज हैं वो किन किन चीजों को डील करते हैं। पर्सनल लॉज डील विद पर्सनल मैटर्स ऑफ अ पर्सन, मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें जो हैं, all these are regulated by personal law of a person, which means his religion. बट कायदे से ये जो लॉज हैं, हम ये नहीं कह सकते कि दे आर एब्सोल्युटली authentic on the anvil of equality. We cannot definitely take a vow and say these are absolutely based on equality. हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये लॉज जो हैं इनमें एक छींटा भी नहीं है इनइक्वालिटी का या इनजस्टिस का या इनडिस्क्रिमिनेशन का। हम एडमिट करते हैं ये लॉज में इनइक्वालिटी है और ये डिस्क्रिमिनेटरी भी हैं, खासकर जहां तक सेक्सेस का सवाल आ जाता है, मेल और फीमेल का सवाल आ जाता है। इट वाज एक रिलीजन को एकदम खत्म करना, ये कोई मार्क्सिस्ट कंट्री नहीं है हमारी। वी द पीपल ऑफ इंडिया ओनली हैव रिटन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। We the people of India hereby give to ourselves this constitution. और हमारा यही कॉन्स्टिट्यूशन हमें आर्टिकल 25 में राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन दे रहा है। रिलीजन को हमने, जिसको हम कहते हैं, उठा के बाहर नहीं फेंक दिया। We have not de-recognized religion. We are not a communist country. We are a country which is very rich in our culture because of the religions, because of the various religions. However, India being based on equality, liberty, equality, fraternity, this is the very base of the preamble. It is always the coveted goal of the Indian society that we must have one law of marriage, one law of divorce, one law of maintenance, one law of inheritance, one law of succession. In other words, what we will call secular laws of marriage, secular laws of divorce, secular laws of succession, secular laws of maintenance. There should be no contradictions. The ultimate aim of Indian Constitution is utopia, utopian principles we have. We want that we should all have equality not only of other things but also of personal laws.
And that is the reason why Article 44 in our Directive Principles of State Policy clearly ordains that the state shall endeavor to enforce a uniform civil code, UCC. The Honorable Supreme Court has lamented many times in many judgments, whether it is Shah Banu or any others, that it pains us to see that even after so many years of our independence, we have not been able to give ourselves a uniform civil code. No doubt we have already ushered in secular laws for people who don't want to be governed by personal laws. We have an Indian Succession Act. We have Section 125 CRPC for maintenance. We have the Special Marriage Act, which includes divorce. So we have now two laws running parallel. एक personal laws जो उनके personal religions के through आए हुए हैं, और एक जो secular law है जो religion नहीं देखते, जो इतना देखते हैं कि वो Indian है, और उस पे irrespective of caste, creed, color और religion हम आपको एक ही law देंगे. As I said, there is no doubt, I do concede that we do have elements of inequality and discrimination in our personal laws. Can they be allowed to remain in a place where our Constitution, in the very first Article 14, it says that there shall be equality of laws and equal protection of laws? क्या ऐसी जगहों पे जहां आर्टिकल 14 पहले ही कह रहा है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्या वहां पे हम एक आदमी को 4 वाइफ्स रखना अलाउड कर सकते हैं? क्या वहां पे हम अनइक्वल सक्सेशन के लॉज विज़ाविज़ मेन एंड विमेन रख सकते हैं? क्या वहां पे हम अलाउ कर सकते हैं कि सन को पार्टनर होगा और लड़की को पार्टनर नहीं होगी? क्या ये इनहेरेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ नहीं है? क्या धज्जियां नहीं उड़ा रहा उसकी? इसके ऊपर लेट्स गो टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स वेरियस स्टांसेस. उसके बिना बात पूरी नहीं होगी. पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जो पर्सनल लॉज हैं उनमें से कई कोडिफाई हो चुकी हैं. कोडिफाई मतलब उनमें से कुछ लॉज लेजिस्लेचर ने लॉ में कन्वर्ट कर दिया है, कुछ उनमें चेंजेस करके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप हैं. सबसे पहले जो चेंजेस आए वो हिंदू लॉ में आए. 4 इनैक्टमेंट्स आए हैं 1955-1956 में, एंड ऑलमोस्ट द होल गैमुट ऑफ हिंदू लॉ वाज कोडिफाइड. कोडिफिकेशन का मतलब है उनको लॉ में कन्वर्ट कर दिया, लेजिस्लेटिव लॉ में कन्वर्ट कर दिया. बहुत सारी डेडवुड आ गई थी हिंदुइज्म में, क्योंकि इतना पुराना रिलीजन है, सबसे पुराना रिलीजन है वन ऑफ द, तो इसीलिए उसमें बहुत सारी डेडवुड इकट्ठी हो गई थी. उसको खत्म करना जरूरी था. उस डेडवुड में इस्लाम में तो चलो 4 वाइफ्स रख सकते हैं, हिंदुइज्म में कोई मनाही नहीं थी. पॉलीगेमी भी अलाउड है, और आई एम नॉट सेइंग बाइगेमी और इवन बायएंड्री, बट इट वाज पॉलीगेमी.
आप रखना चाहो तो 100 वाइफ्स रख लो, नॉट ओनली वाइफ्स रख लो, वाइफ भी हस्बैंड रख सकती है। वी सी पॉलीगेमी इन रामायण एंड वी सी पॉलीएंड्री इन महाभारत। हमारे एपिक्स हैं, हमारे ग्रंथ हैं। मेंटेनेंस नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि हिंदू जॉइंट फैमिली में लेडी ब्रेक ही नहीं कर सकती थी, औरत ब्रेक अवे नहीं कर सकती थी। अगर वो विडो हो गई तो उसको मैरिज इन हिंदुइज्म इज अ सैक्रामेंट, कहते हैं ना 7 जन्मों तक है, तो ब्रेक तो हो ही नहीं सकता था। इन सबको तोड़ना था, मेंटेनेंस देनी थी, वगैरह वगैरह, अडॉप्शंस के लॉज चेंज करने थे, वो किए। तो कोडिफाइड हिंदू लॉ ने एक बहुत बड़ा कस्टमरी लॉ को बहुत बड़ा आघात पहुंचाया। इसीलिए जब हम हिंदू लॉज में जाते हैं तो सारे कोडिफाइड लॉज में सेक्शन 4 एक ही चीज कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी प्रीवियस कस्टम्स। सारे के सारे कस्टम्स एब्रोगेट हो गए इस नए कोडिफाइड लॉ ने। क्वेश्चन अब ये उठता है, सिमिलरली बिफोर आई कम टू द क्वेश्चन जो उठता है, मुस्लिम लॉ में भी शरीयत एक्ट अप्लाई हुआ। अब मुस्लिम्स आर गवर्न्ड बाय द शरीयत एक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट आ गया, क्योंकि इस्लाम में है बहुत सारे, हम आएंगे जब डिवोर्स में देखेंगे, विमेन को है, बट जो एक तरफा पूरी कार्रवाई मैन को थी, अब विमेन को लॉ ने दे दी। ऐसे लॉज हैं, कोडिफाइड लॉज हैं मुस्लिम्स में, पर कम है, बहुत कम है, वो हम देखेंगे अभी क्यों। अब क्वेश्चन मेरा उठता है वापस, पर्सनल लॉज जब कोडिफाई हो जाते हैं तो क्या वो पर्सनल लॉ रह जाते हैं? क्या अब उनको हम पर्सनल लॉ बोल सकते हैं? अब तो कोडिफाई हो गया, अब तो लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट ने पास किया है। So once a personal law gets codified, does it retain the color and hue of a personal law? Does it remain a personal law per se? Or does it now become a territorial law or any other law which is definitely not personal, because now the parliament, the legislature has come into picture. तो द $1 million क्वेश्चन अराइजेज, अगर एक पर्सनल लॉ कोडिफाई हो गया, चाहे जैसे हिंदू लॉ में हुआ है या जैसे मुस्लिम लॉ में हुआ है, तो क्या वो डज इट रिटेन द कलर ऑफ अ पर्सनल लॉ? ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। दिस मैटर केम अप बैज्या वर्सेस गोपिका बाई। बैज्या BAJYA बैज्या वर्सेस गोपिका GOPIKABAI 1978 Supreme Court. The question had come up whether the Hindu laws which have been enacted, which have been codified during 1956, वो जो 4 enactments हैं हमारी, क्या वो अब पर्सनल लॉ रही? क्या अब उनको हम पर्सनल लॉ की कैटेगरी से बाहर निकाल दें? सो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया that the enacted Hindu laws, including the 4 laws which were passed by the legislature in 1955 and 1956, are part of personal laws. So notwithstanding the fact that they have been codified, they remain personal laws. So codified personal laws, codified customary laws still retain the color and hue of a personal law. एक और मामला आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने 1965 में, संतराम वर्सेस लाभ सिंह। संतराम वर्सेस लाभ सिंह, LABH, लाभ। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन है ये। इन दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि जो हम रीजंस रखते हैं, कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ को अगर हम वॉइड करार करने के लिए जो रीजंस रखते हैं,
वही रीजंस हमारे कस्टमरी लॉ पे भी अप्लाई करेंगे। तो जो ग्राउंड्स हमारे स्टैट्यूटरी लॉ को वॉइड करने के लिए हम आगे करेंगे, वही ग्राउंड्स हम कस्टमरी लॉ को भी वॉइड डिक्लेयर करने के लिए यूज करेंगे। सो द रीजंस टू होल्ड स्टैट्यूटरी लॉ as inapplicable and void would equally apply to also customary laws. अब अगर ऐसा है तो फिर तो मुस्लिम लॉ में तो बहुत प्रॉब्लम है। इन द सेंस, मैरिज को ले लो, डिवोर्स को ले लो, सक्सेशन तो खैर इट वाज ऑलवेज अ वेरी बैलेंस्ड लॉ, मच मोर बैलेंस्ड देन हिंदू लॉ इन माय ओन पर्सनल व्यू। मेरा अपना व्यू है ये। पर बहुत सारे, बट खासकर डिवोर्स, मैरिज वगैरह वगैरह और 4-5 चीजें, उनमें कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी बहुत बुरी तरह से इन्फ्रिंज हो रहा है। इसलिए ये मामला आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। दिस मैटर केम अप in Ahmedabad Women Action Group, Ahmedabad Women Action Group, AWAG, and others versus Union of India, 1997 Supreme Court. इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम पर्सन लॉ was challenged. The entire Muslim personal law was challenged कि this is against the constitutional principles. Writ petitions were filed. पहला इनका रिट पिटिशन का जो रिलीफ मांगा गया था, टू डिक्लेयर मुस्लिम पर्सनल लॉ विच अलाउज पॉलीगैमी एज वॉइड एज इट ऑफेंड्स आर्टिकल 14 and 15 of the Constitution. Secondly, to declare Muslim personal law which enables a Muslim male to give unilateral talaq to his wife without her consent and without resort to the judicial process of the court as violative of articles 14, 15 and 21. And lastly, to declare that a Muslim husband, when he takes more than one wife, is cruelty to other wives. जब एक वाइफ से ज्यादा रखता है तो दूसरी वाइफ पे क्रूअल्टी है। ये 3 मैटर्स आए थे इस बड़ी इंपॉर्टेंट एक जजमेंट में। एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ये मामले कोर्ट डील नहीं करेगा। These are matters to be dealt by the legislature. और कायदे से ये कॉन्स्टिट्यूशन इनको कवर नहीं करेगा। हो सकता है ये कहीं गलत हो, बट ये हमारा काम नहीं है। दिस वुड अमाउंट टू जुडिशियल लेजिस्लेशन, हेंस दिस इज द जॉब ऑफ द लेजिस्लेचर, दे शुड डू इट। यही नहीं, एक और जजमेंट आता है। एक और जजमेंट था इससे पहले का, वो भी मैं पढ़ना चाहूंगा। श्री कृष्णा सिंह वर्सेस मथुरा अहीर। श्री कृष्णा सिंह वर्सेस मथुरा अहीर, 1980 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ था कि हाई कोर्ट, एक लर्नेड हाई कोर्ट जज ने एक कोई पर्सनल लॉ को सेट असाइड किया था ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स फंडामेंटल राइट्स। उस पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द ऑनरेबल हाई कोर्ट अर्ड, गलती की है। मैं एग्जैक्ट लाइंस पढ़ना चाहूंगा। लेट्स रीड द एग्जैक्ट लाइंस। आई एम रीडिंग 1980 Sri Krishna Singh versus Mathura Ahir. In our opinion, the learned High Court judge failed to appreciate that Part 3 of the Constitution
does not touch upon the personal laws of the parties. He cannot introduce his own concepts of modern times, but should have enforced the law as derived from recognized and authoritative sources of law, except where such law is altered by any custom or is modified or abrogated by any statute. यानी कि जो चीज आर्टिकल 372 में हमने पढ़ी कि सारे लॉज कंटिन्यू करेंगे अनलेस कि उनको स्पेसिफिकली ऑल्टर किया जाए या रिपील किया जाए बाय द कंसर्न स्टैट्यूट, तो जब तक कोई ऑल्टर, वेरी या रिपील नहीं होगा तो वो चलता जाएगा। नॉटविथस्टैंडिंग तो आर्टिकल 372 को यूज किया। ये स्टांसेस थे पुराने। Law changes with time in the sense that even law enforcing, law interpreting authorities also naturally change with times. Law हमेशा एक कभी भी स्टैटिक चीज नहीं होती है। सिमिलरली लॉ के इंटरप्रिटेशंस भी कभी स्टैटिक नहीं होते, दे कीप ऑन चेंजिंग। और हम ये बिगेस्ट चेंज देखते हैं अभी जो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है हमारे पास 2017 में, एंड अ वेरी लैंडमार्क केस, और वो है शरिया बानू, SHARAYA, शरिया बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट। या अगर इससे बहुत पहले चले जाएं तो शाह बानू का केस, जहां पे इट वॉज वेरी क्लियरली हेल्ड कि सेकुलर लॉज में Muslim women can also take benefit, notwithstanding personal law. In other words, secular laws will override. ये जो हमारे पास शरिया बानू का केस आता है यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में, इसमें पहली बार ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट किया जाता है। नॉट ऑल ट्रिपल तलाक, तलाकुल बिद्दत जिसको हम कहेंगे, हम बाद में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, उसको अब इनवैलिडेट करता है सुप्रीम। हाउएवर ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही लॉ लगा दिया या उसको कॉन्स्टिट्यूशन को के एनविल पे उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वेंट इनटू द हिस्ट्री ऑफ तलाक और उन्होंने ये क्लियरली दिखा दिया कि तलाकुल बिद्दत बाद में जुड़ा है। वो हम जब आएंगे तलाक में तो डिटेल बात करेंगे, बट देन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कीप्स ऑन टेकिंग progressive views and interpretations based on the principles of our constitution. बहुत शोर मचा कि नहीं जी नहीं, आप तलाकुल बिद्दत को कैसे खत्म कर सकते हो, बट देन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वेरी क्लियरली लेड डाउन अ वेरी रीजनड जजमेंट कि इसका रीजन ये है, एंड देन नोबडी हैड एन आंसर टू दिस। इवन अगर हम एज की बात करें, जब हम बाद में देखेंगे, अभी मैरिज की एज जो है वो इन इस्लाम और अदर इन मुस्लिम लॉ इस प्यूबर्टी। हनाफीज में जब हम देखेंगे वो 15 साल है लड़की की उम्र। तो मतलब एक बच्चे का प्यूबर्टी मतलब मोमेंट ही कैन, प्यूबर्टी मींस व्हेन ही कैन रिप्रोड्यूस, वो है ग्राउंड। अब एक और हमारा, मैंने आपको पढ़ा है आईपीसी में बड़ा इंपॉर्टेंट एक जजमेंट जो आया था, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि अगर कोई लड़की जो 18 साल से कम है, अगर वो उसके साथ मैरिड भी है, उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, वो रेप माना जाएगा। तो ये जो हमारे अब जजमेंट्स आ रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूं, वो बहुत प्रोग्रेसिव आ रहे हैं। समवेयर द लेजिस्लेचर हैज फेल्ड, ये तो हमें मानना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव था आर्टिकल 44 फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको लागू करने में कहीं ना कहीं तो हम मान के चलेंगे कि वोट बैंक पॉलिटिक्स चली है।
notwithstanding the codifications which took place in Hindu law and to some extent in Muslim law. We can always say that जितना भी progressive attitude या interpretations आए हैं personal laws में, वो thanks to the honorable Supreme Court है. चाहे वो शाह बानू को मान लो या हम बाद में देखेंगे मेंटेनेंस के लॉज वगैरह में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं. तो वो, और अब ले लो ट्रिपल तलाक का शाहरा बानू. So basically, please remember, personal laws एक अलग पेडेस्टल पे चलते हैं, जहां, और बहुत सारे, जैसे हम देखेंगे आगे जाके, बहुत सारे हमारे जो पर्सनल लॉज हैं उनका जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन से टक्कर हो रही है, दो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन इज नाउ नेचुरली सेइंग के कॉन्स्टिट्यूशन पर्सनल लॉज के ऊपर हम उनके दोनों को नहीं मिक्स एंड मैच करेंगे because of Article 372, but nevertheless the point remains कि इंडिया तो एक ही है ना, we the people तो एक ही हैं, notwithstanding our religions. Right to religion है, but then in my own personal view, some people may not agree with me, in my own personal view, to have a healthy society and a uniform society, and if we want to become a superpower, we must have secular laws. Every Indian, irrespective of caste, creed, color, religion, should be governed by the same set of laws, whether they are territorial laws or whether they are personal laws. With these words, I would like to end this lecture. We have just discussed about personal laws. In my next lecture, we now go on to the origin of Muslim law and all the aspects of Muslim law. We'll take it up from here in my next lecture. Thank you. God bless.